नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र लेके आता हूँ आपके लिए यूपी पीसीएस 2023 के मॉडल टेस्ट पेपर। तो इन मॉडल टेस्ट पेपरों की सीरीज़ में अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे ध्येय आईएएस संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपर। तो अब तक हम लोगों ने 16 मॉडल टेस्ट पेपर ध्येय आईएएस संस्थान के सॉल्व कर लिए हैं और 13 मॉडल टेस्ट पेपर हम लोगों ने दृष्टि आईएएस संस्थान के सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग अपना ध्येय आईएएस संस्थान के अन्य पेपरों को देखते हैं। तो आज का हमारा पहला पेपर है ध्येय आईएएस संस्थान का पेपर संख्या 17। देखते हैं मित्रों इसमें क्या है। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कुछ अभिकथन और उसके संबंधित स्टेटमेंट और कारण। देखते हैं क्या बोला है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, लोकसभा एक अस्थायी सदन है। कारण, लोकसभा को कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं इसमें क्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है। तो क्या बोला है, अस्थायी सदन, ये बात क्या है, सही है। कारण क्यों, कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दिया जाता है। यानी जो कारण दिया गया है और जो उसका रीज़न है वो भी बिल्कुल सही है, यानी दोनों सही हैं। और आर ए की व्याख्या भी करता है, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर और देखते हैं सेकंड क्या कह रहा है मित्रों। सेकंड कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि सही है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी सही है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, ये भी सही है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। तो मित्रों अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन नहीं बल्कि राष्ट्रपति की शपथ है। शपथ किसमें है मित्रों, शपथ है आर्टिकल 60 में। ठीक है, तो इस तरह जो आपका ऑप्शन गलत है वो है 60। और यदि हम राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन के बारे में बात करें तो ये कहा गया है आर्टिकल 57 में। किस में कहा गया है, 57 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। क्या है थर्ड, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में, यानी कैग के संबंध में सत्य है। पहला, यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। नियंत्रक महालेखा में सत्य है, ठीक है। दूसरा, वह केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। ओके। यह राज्य सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। ओके। और सभी कथन सत्य हैं। तो मित्रों ये सारे कथन बिल्कुल सत्य हैं, क्योंकि सीएजी के बारे में हमारे आर्टिकल 148 में प्रोविज़न किया गया है कि देश में एक सीएजी होगा। किसमें है, 148। और 151 के अंतर्गत वो राज्य सरकार के लेखा से संबंधित करता है और राष्ट्रपति राज्यपाल को रिपोर्ट भी देता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद एवं राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य का आकस्मिकता निधि को सृजित करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 263 या अनुच्छेद 270। तो मित्रों राज्य विधानमंडल को राज्य आकस्मिक निधि को सृजन करने की शक्ति आर्टिकल 267 के अंतर्गत प्राप्त है। किससे मित्रों, आर्टिकल 267 के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं 5 क्या कह रहा है। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के समक्ष राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है। यह वर्णित है अनुच्छेद 200, आर्टिकल 200, आर्टिकल 202 और आर्टिकल 212 और आर्टिकल 210। तो राज्यपाल राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 202 के अंतर्गत राज्य विधान मंडल में रखवाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास और देखते हैं 6 क्या कह रहा है। राज्य के संविधान में, भारत के संविधान में राज्य समाज के कमज़ोर वर्गों
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा, कहाँ वर्णित है? तो मित्रों ये मौलिक कर्तव्य में है या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, 7वीं अनुसूची में है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो SC ST के लिए विशेष प्रोविज़न करेगा राज्य सरकार, तो ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखते हैं 7 क्या कह रहा है। जब किसी विधेयक या संकल्प को किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो उस पर मतदान से पहले चर्चा कराने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है उसे कहते हैं, प्रस्ताव जो रखा जाता है उसे कहते हैं। जब किसी विधेयक या संकल्प पर किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो मतदान से पहले चर्चा कराने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है उसे कहते हैं ए गिलोटिन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव या कंगारू प्रस्ताव। तो मित्रों कई बार लोकसभा की बैठक में या विधानसभा की बैठकों में कई विषयों पर चर्चा नहीं हो पाती है और उन विषयों सदन की समाप्ति का समय पास आ जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए कई बार बिना विचार विमर्श किए धन का आवंटन कर दिया जाता है। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें सीधे धन का आवंटन कर दिया जाए, एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और उस प्रस्ताव को बोला जाता है गिलोटिन प्रस्ताव। क्या बोला जाता है? गिलोटिन प्रस्ताव। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और देखते हैं 8 क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से गृहीत नहीं किया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का स्थगन, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना। तो यहाँ पर यदि हम USA के द्वारा लिए गए प्रावधानों को देखें तो मित्रों USA द्वारा हमने न्यायिक पुनरावलोकन लिया है, ठीक है, और उपराष्ट्रपति का पद लिया है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाना भी लिया है। लेकिन आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन ये हमने अपने जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यानी जर्मनी से लिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में सत्य है? क्या है? सत्य है। ऑप्शन ए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भारत में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। भारत में 4 क्षेत्रीय परिषदें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। देखते हैं। तो मित्रों इनमें से अगर हम बात करें 1956 द्वारा क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी, ये बात बिल्कुल क्या है? सत्य है। कैसी है मित्रों? बिल्कुल सही है। ठीक है। लेकिन अगर हम क्षेत्रीय परिषदों की संख्या के बारे में बात करें तो क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 4 नहीं, कितनी है? 5 है। यानी ये कथन क्या हो गया हमारा? असत्य हो गया। अब यहीं पर अगला देखें, केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। ये स्टेटमेंट कैसा है? सही है। तो कौन सा कूट सही होगा? तो इसमें मित्रों कूट सी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 10। क्या कह रहा है 10? इसे ज़रा समझते हैं 10 को हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? पहला अंगीकृत, समर्पित, अधिनियमित या आत्मर्पित। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में जो शब्द नहीं है वो है समर्पित। समर्पित शब्द नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित में से किन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध 5वीं अनुसूची में नहीं है? किन राज्यों का उल्लेख 5वीं अनुसूची में नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय। तो मित्रों यदि हम बात करें त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, इनका वर्णन अलग से कौन सी सूची दी गई है?
सातवीं अनुसूची दी गई है। कौन सी मित्रों? सातवीं अनुसूची। तो कौन सा कूट सही होगा? तो देखते हैं ऑप्शन 1 3 4, 1 2 3, 1 2 4 और 1 2 3 4। तो कौन सा इसमें सही होगा मित्रों? तो इसमें सही होगा आपका ऑप्शन डी 1 2 3 4, यानी सभी में। उनके लिए अलग अनुसूची है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर और देखते हैं 12 क्या कह रहा है। एक अभिकथन है और दूसरा क्या है, उसका कारण है। अभिकथन: भारत के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न पर संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होनी चाहिए। इस संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। इनमें से कौन सा कूट सही है? तो मित्रों ये दोनों बातें क्या हैं? सही हैं। और आर इसकी व्याख्या भी कर रहा है, यानी ए आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है, ये बात सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर और देखते हैं क्या कह रहा है। 13, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विषय हैं, दूसरी तरफ संबंधित अनुच्छेद हैं। क्या हैं? एक तरफ विषय हैं, दूसरी तरफ संबंधित अनुच्छेद हैं और इनमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं मित्रों कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रशासनिक अधिकरण 323 का ये सही है मित्रों। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 ये भी सही है। परिसीमन आयोग अनुच्छेद 81 ये मित्रों हैं 82। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा वृद्धि अनुच्छेद 51। तो कौन सा सही नहीं है? परिसीमन आयोग सही नहीं है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 14। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है आपका महासागरीय भूपर्पटी की मोटाई भूपर्पटी से अधिक होती है। क्या है? महासागरीय भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपीय भूपर्पटी से अधिक होती है। ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल के बीच रिपेटी असंबद्धता पाई जाती है। तो यदि हम यहाँ पे बात करें कौन सी सही है बात, तो मित्रों यहाँ पर जो बात सही है वो ये है कि अधिक नहीं कम होती है। मोटाई क्या होती है? महासागरीय भूपर्पटी की मोटाई कम होती है भूत महाद्वीपीय की अपेक्षा। और ऊपरी मेंटल निचले मेंटल के बीच जो असंबद्धता है वो रिपेटी है, यानी ये बात सही है। तो यानी दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही होगा। ए में केवल 1 है, बी में केवल 2 है, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। चापीय द्वीपों की उत्पत्ति का कारण प्रशांत प्लेट का यूरेशियाई प्लेट के नीचे अधोगमन, इंडियन प्लेट का यूरेशियाई प्लेट के नीचे अधोगमन, ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं चापीय द्वीपों के बारे में मित्रों, तो चापीय द्वीपों का उत्पत्ति का कारण क्या है? तो चापीय द्वीपों का उत्पत्ति का कारण प्रशांत प्लेट के यूरेशियाई प्लेट के नीचे होना है। ठीक है, क्या होना है? यूरेशियाई प्लेट के नीचे प्रशांत प्लेट धंस गई है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, देखते हैं 16 क्या कह रहा है। कैलिफोर्निया के समीप स्थित सैन एंड्रियास फॉल्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन ए विनाशात्मक प्लेट किनारा से, रचनात्मक प्लेट किनारे से, या संरक्षी प्लेट किनारे से, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों कैलिफोर्निया के समीप स्थित सैन एंड्रियास फॉल्ट का संबंध संरक्षी प्लेट किनारे से है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 17 में कुछ ज्वालामुखी हैं और देश हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन से ज्वालामुखी किस देश में स्थित हैं। तो देखते हैं माउंट इरेबस, ये जो है आपका ये अंटार्कटिका में है। पेरिकुटिन आपका मैक्सिको में है। माउंट ताल के बारे में बात करें तो ये फिलीपींस में है। क्राकाटाउचे के बारे में बात करें तो ये इंडोनेशिया में है। तो ऑप्शन बनता है 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4, 3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2, 1, 4, 3, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और देखते हैं 18 में क्या है।
18 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक को श्वेत कोयला के नाम से भी जाना जाता है। किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है मित्रों? तो यदि हम बात करें जो फ्रेंडली होती हैं किसके, इन्वायरमेंट के, उन्हें श्वेत कोयला वाइट कोल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या है, इको फ्रेंडली पर, ठीक है, तो देखते हैं कौन सा होगा, ताप विद्युत, बी जल विद्युत, सी परमाणु ऊर्जा या डी सौर ऊर्जा। तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें तो हमारी जल विद्युत को श्वेत कोयला के रूप में भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, देखते हैं 19 क्या कह रहा है। सूची 1 में बांध है, सूची 2 में नदी हैं और हमको ये बताना है कौन सा बांध किस नदी पर स्थित है। देखते हैं मित्रों कौन सा बांध किस नदी पर स्थित है। तो बोनी वेले बांध ये मित्रों स्थित है आपका कोलंबिया नदी पर। किस पर मित्रों? कोलंबिया नदी पर। हूवर बांध के बारे में बात करें तो ये है आपका कोलोराडो नदी पर। स्टैनले के बारे में बात करें तो ये है आपका कांगो नदी पर। ओकोसोम्बे के बारे में बात करें तो ये है आपका वोल्टा नदी पर। तो ऑप्शन मिलाते हैं तो बनेगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 देखते हैं कहाँ पे है, 3 4 2 1 4 2 3 1 4 3 2 4 3 2 1, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। प्रसिद्ध खनिज तेल क्षेत्र मोसुल कहाँ अवस्थित है? ईरान, अजरबैजान, तजाकिस्तान और इराक। तो यहाँ पे मोसुल के बारे में अगर हम बात करें मित्रों तो मोसुल जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो मोसुल बच्चों कहाँ पर स्थित है मित्रों? तो ये है मेरे मित्रों इराक में। मोसुल किसके लिए जाना जाता है? खनिज ऑयल, यानी खनिज ऑयल उद्योग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और देखते हैं क्या कह रहा है 21 मित्रों कह रहा है 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सत्य हैं? क्या हैं? कौन सत्य हैं? पहला है यहाँ पे सत्य देखना, ये ध्यान रखना, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। ये बात बिल्कुल सही है। उत्तरी अमेरिका पूर्वी विकसित भागों तथा पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक देशों को जोड़ता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखें कौन सा कोट हमारा सही होगा। तो मित्रों यहाँ पर जो सही होगा दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 22। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, मृत घाटी ग्रेट बेसिन पठार है, ग्रेट कैनियन मैक्सिको का पठार है और कष्ट मैदान चूना प्रदेश हैं। तो मित्रों यहाँ पे बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो जो है यहाँ पर ठीक है, तो देखते हैं विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार या पामीर का पठार, ये बात सही है। मृत घाटी ग्रेट बेसिन पठार में है। ग्रेट कैनियन की बात करें तो मैक्सिको के पठार में नहीं, ये ग्रैंड कैनियन गॉर्ज के द्वारा ही ग्रैंड बेसिन पठार में स्थित है। ग्रैंड बेसिन पठार में स्थित है। तो अगर हम बात करें कौन नदी के द्वारा, तो ये कोलोराडो नदी के द्वारा क्या है, कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया गया है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही सुमेलित नहीं है और बाकी सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं क्या है 23। कुछ अभिकथन हैं और उसके बाद उनके कारण बताए गए हैं। देखते हैं अभिकथन क्या कह रहा है। अभिकथन कह रहा है प्रति चक्रवात के केंद्र में मौसम साफ होता है, बात सही है, और वर्षा की संभावना नहीं होती है, ये भी बात सही है। प्रति चक्रवात में केंद्र में हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर ए तथा आर दोनों सही हैं।
RE की व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन जो है हमारा वो ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं 24। भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है जब भारत के राष्ट्रपति ऐसा आवश्यक समझें, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करना आवश्यक हो। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कौन सी बात सही है, ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2 या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे यदि हम बात करें जो सही होगी कानून बना सकती है तो वो कौन सा है, 2 और 3, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। देखते हैं अरब सागर द्रोणी को कौन सा कटक 2 भागों में विभक्त करता है। ऑप्शन ए कार्लसवर्ग कटक, 90 डिग्री ईस्ट रिज, संकोंत्र कटक, चौगोस कटक। तो यहाँ पे 2 भागों में विभक्त करता है, इसके बारे में बात करें तो ये है आपका कार्लसवर्ग कटक अरब सागर द्रोणी को 2 भागों में विभक्त करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रेट बैरियर रीफ एक उदाहरण है तटीय प्रवाल भित्ति का, एटॉल का, अवरोधक प्रवाल भित्ति का या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेट बैरियर रीफ उदाहरण है मित्रों अवरोधक प्रवाल भित्ति का। किसका है मित्रों, अवरोधक प्रवाल भित्ति का। किसका है, अवरोधक प्रवाल भित्ति का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर और देखते हैं 27 क्या कह रहा है हम लोगों से। 27 देखना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं कालाहारी संबंधित बेंगुहाला, ठीक है, आटाकामा पेरू में, ठीक है, पैटागोनिया फॉकलैंड ये भी सही है, सभी सत्य हैं। तो यहाँ पे मित्रों सभी क्या हैं, सत्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर और देखते हैं कि कौन सी स्थानीय पवन कहाँ पर किस नाम से जानी जाती है। ठीक है मित्रों, देखते हैं सूची 1 में स्थानीय पवन है और सूची 2 में वो संबंधित क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं कहाँ पे क्या है। फोन ये स्विट्ज़रलैंड में चलने वाली गर्म हवा है। ठीक है, जोंडा के बारे में बात करें तो ये अर्जेंटीना में चलती है। लेवेंटर के बारे में बात करें तो ये स्पेन में चलती है। हरमट्टन के बारे में बात करें तो ये सहारा में चलती है। तो ऑप्शन 2, 1, 3, 4 और 3, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन देखते हैं 2, 4, 1, 3, 3, 4, 1, 2, 2, 1, 4, 3। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 और देखते हैं 29 क्या कह रहा है। निम्न पर विचार करें भाई विचार। और उपयुक्त में से हॉर्न और अफ्रीका में सम्मिलित कौन से देश हैं। तो बताएं मित्रों, इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया, इनमें से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित है। तो मित्रों इनमें से इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है और तंजानिया नहीं, इरिट्रिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता है। ठीक है मित्रों, तो यानी इथोपिया 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5 यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर और देखते हैं 30 क्या कह रहा है। मापुतो की खाड़ी कहाँ अवस्थित है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, जापान महासागर या हिंद महासागर। तो ये है मित्रों हिंद महासागर में। कहाँ पर, हिंद महासागर में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर और देखते हैं 31 क्या कह रहा है। 31 कह रहा है अमापा खान ब्राज़ील के किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है। अमापा खान ब्राज़ील के किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी मैग्नीज या ऑप्शन डी चांदी। तो ये मित्रों है आपके किस खनिज के लिए, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31।
निम्नलिखित में से कौन एक संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं है? क्या है? संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं है। ऑप्शन ए देखते हैं, युक्ति उक्तता का सिद्धांत सही है। विधि का शासन ये भी है। समाजवादी राज्य न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण। तो यहाँ पे यदि हम बात करें मूल ढांचे की व्याख्या हमारे केशवानंद भारती केस से की गई थी। कब? केशवानंद भारती केस में की गई थी। ठीक है, और इस केस के अंतर्गत 1973 में फंडामेंटल स्ट्रक्चर की व्याख्या की गई थी और जो राज्य है वो हमारा सी समाजवादी राज्य के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए गिनी गुणांक सापेक्ष गरीबी की माप करता है। गिनी गुणांक की माप जितना अधिक होगा समाज में विषमता उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही है। तो गिनी गुणांक के बारे में बात करें तो ये सापेक्ष गरीबी की माप करता है, ये बात बिल्कुल सही है। और यदि हम यहाँ पे बात करें कि गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होगा समाज में विषमता उतनी ही अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक होती है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है मित्रों वो कौन सा सही है? तो केवल एक स्टेटमेंट हमारा सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, इससे सापेक्ष गरीबी मापी जाती है मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में तेजी से घटाना। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाती है। वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ती है, वस्तुओं की उत्पादन लागत घट जाती है। तो मित्रों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या? वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर और देखते हैं क्या है। G20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? क्या है मित्रों? कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। ऑप्शन देखते हैं, इसका गठन 1999 में किया गया था। ये बात तो मित्रों बिल्कुल सही है। कब किया गया था? 1999 में ही इसका गठन किया गया था। भारत इसका सदस्य नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं G20 का सम्मेलन भारत में ही हो रहा है, तो भारत उसका सदस्य तो है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। इसका स्थायी सचिवालय जर्मनी के बॉन शहर में स्थित है। यदि इसके स्थायी सचिवालय के बारे में बात करें तो मित्रों इसका स्थायी सचिवालय कहीं पर स्थित नहीं है। कहीं पर भी स्थायी सचिवालय कहीं स्थित नहीं है। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम बात करें तो कौन सा सही होगा? केवल एक सही होगा और 2 और 3 गलत होंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा यहाँ हो जाएगा? केवल 2, 1 और 3, केवल 3, 2 और 3, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर और देखते हैं 36 क्या कह रहा है। विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना गारंटी पूंजी कौन सी संस्था उपलब्ध कराती है? विकासशील देशों के लिए निजी उद्योगों के लिए बिना गारंटी पूंजी कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, इनमें से कोई नहीं। तो विकासशील देशों के लिए बिना गारंटी वित्त अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा किया जाता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की बात करें तो इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। कब की गई थी? 1956 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर और देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है? कौन सा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है? ऑप्शन ए केबुल लामजाऊ येलोस्टोन नेशनल पार्क, ग्रेट कैनियन नेशनल पार्क, कोमोडो नेशनल पार्क। तो केबुल लामजाऊ जो है मित्रों वो एकमात्र तैरता हुआ पार्क है और ये भारत के मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर है? भारत के मणिपुर में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर, देखते हैं क्या कह रहा है 38।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में नदी हैं, किनारे स्थित शहर हैं, साबरमती, अहमदाबाद, ताप्ती, सूरत, कृष्णा, मदुरई, कावेरी, मैटूर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो कृष्णा नदी है, कौन सी मित्रों? कृष्णा नदी वो उसके किनारे मदुरई नहीं है, कि मदुरई जो है मित्रों वो है आपकी वेगई नदी के किनारे। किसके? वेगाई नदी के किनारे, यानी सत्य कौन सा नहीं है? सी हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। प्लाया झीलें हैं, हिमानी निर्मित झीलें, ठीक है, वायु निर्मित झीलें, ठीक है, डेल्टाई झीलें या विवर्तनिका झीलें। तो प्लाया मित्रों क्या होती है? वायु निर्मित झीलें होती हैं। क्या होती हैं मित्रों? वायु निर्मित झीलें होती हैं। और ये कहाँ पर होती हैं? ये क्या करती हैं? तो मित्रों इन झीलों का निर्माण मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो हवायु होती है वो रेत उड़ाकर दूसरे क्षेत्र पर एकत्रित कर देती है, तो वहाँ पर प्लाया झीलें बनती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर और देखते हैं क्या है। 40 कह रहा है रायलसीमा, क्या मित्रों? रायलसीमा है तेलंगाना पठार का उत्तरी भाग, तेलंगाना पठार का दक्षिणी भाग, मेघालय पठार का पश्चिमी भाग, दंडकारण्य का पूर्वी भाग। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो रायसीला सीमा तेलंगाना पठार का दक्षिणी भाग है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41, देखते हैं क्या है 41। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों में से पहाड़ियों का पश्चिमी पूरब की ओर सही क्रम जयंतिया, गारो, खासी, गारो, जयंतिया, खासी, खासी, गारो, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। तो मित्रों यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में निम्नलिखित पहाड़ियों का हमें क्या जाना है? पश्चिम से पूरब जाना है। कहाँ से? पश्चिम से। तो अगर हम देखें तो ये है आपका पश्चिम, ये है आपका पूरब। तो अगर हम निकलें तो नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती हैं आपकी पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर जो आपका ये है गारो, खासी, जयंतिया, ये हमारा वेस्ट टू ईस्ट क्रम होगा, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 42। क्या कह रहा है मित्रों 42? जरा उसे देखते हैं। तो 42 कह रहा है हिमालय में से कौन सी घटना हिमालय में अभी भी उत्थान जारी है के संकेतों के रूप में महत्व नहीं रखती है? ऑप्शन ए हिमालय क्षेत्र के आने वाला भूकंप, हिमालयी नदियों के निरंतर होते मार्ग परिवर्तन, करेवा निक्षेप में पाया जाना और हिमालय के एंथ्रासाइट कोयले का पाया जाना। यानी हिमालय की ऊंचाई निरंतर बढ़ रही है, इसके बारे में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभी भी उत्थान जारी है के संकेतों को महत्व नहीं रखती है। तो मित्रों यहाँ पर यदि बात करें हिमालय के क्षेत्र में आने वाला भूकंप ये प्रदर्शित करता है कि ऊंचाई बढ़ रही है, नदियों के निरंतर मार्ग परिवर्तन ये भी प्रदर्शित करता है, करेवा निक्षेप का पाया जाना ये भी प्रदर्शित करता है, तो कोयला का पाया जाना यही निर्देशित नहीं करता। क्वेश्चन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 और देखते हैं 43 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर बात करें काकीनाडा बंदरगाह कर्नाटक बता रहे हैं, एन्नौर मद्रास तमिलनाडु सही है, अलेप्पी केरल ये भी सही है, पारादीप उड़ीसा ये भी सही है। तो मित्रों अगर हम बात करें काकीनाडा ये कर्नाटक में नहीं, ये कहाँ पर स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में है मित्रों। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर और देखते हैं सिक्किम स्थित निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर चुम्बा नदी बहती है? जेलप्पा, नाथुला, जोजिला या बोमडिला। तो यहाँ पे किस दर्रे से होकर चुम्बा नदी बहती है इसके बारे में बात की गई है। तो मित्रों यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो नदी है आपकी कौन सी दर्रे से बहती है? तो मित्रों ये है आपकी नाथुला दर्रे से चुम्बा नदी बहती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम इनके
स्थित होने की बात करें तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जेलप्पा दर्रा सिक्किम में है और जोजिला जो दर्रा है वो हमारा कहाँ पर है, कश्मीर में है। ठीक है मित्रों, कहाँ पर है, कश्मीर में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर और देखते हैं क्या कह रहा है। 45 पूछ रहा है पंजाब हिमालय का विस्तार कहाँ पर है, सिंध, सतलज एवं तीस्ता, सिंध एवं तीस्ता, ब्रह्मपुत्र एवं तीस्ता। तो पंजाब हिमालय का विस्तार मित्रों है सिंध एवं सतलज नदियों के मध्य, कितने, सिंध एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित पंजाब हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर और देखते हैं क्या कह रहा है। 46, निम्नलिखित घटनाओं में से किसका संबंध क्षोभ मंडल से है। देखते हैं क्या है। संवहन धाराओं का पाया जाना क्षोभ मंडल में, जेट स्टीम का प्रवाह क्षोभ मंडल में ही, बादल का गरजना एवं चमकना, ये तीनों घटनाएं मित्रों कहाँ पर होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। इसी कारण क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 1 और 3, 2 और 3, एक टेबल 3, 1 2 3, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित नहरों में से कौन सी नहर बाल्टिक एवं उत्तरी सागर के मध्य स्थित है। ए कील नहर, गोटा नहर, सू नहर, बोलगा डॉन नहर। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है तो मित्रों यहाँ पर कील नहर हमारी सही होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर, देखते हैं क्या कह रहा है। 48, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो मित्रों यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला, अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण व देहिक की स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये बात बिल्कुल सही है। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। ये गलत है क्योंकि आर्टिकल 21 के अंतर्गत दी गई स्वतंत्रता भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त है। यानी यहाँ पर जो कूट हमारा सही है वो केवल एक सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर, देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी लोक पद लाभ को अवैध रूप से धारण किए है तो उसके विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जा सकती है। ए प्रतिषेध, बी उत्प्रेषण, बी परमादेश या डी अधिकार प्रेक्षा। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, पद लाभ के अवैध रूप से धारण किए है तो उसे क्या पूछा जाएगा, तो उससे मित्रों होगी आपकी अधिकार प्रेक्षा। क्या होगी, अधिकार प्रेक्षा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर, देखते हैं क्या कह रहा है। 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम नहीं है। क्या, मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में है भुगतान असंतुलन की स्थिति में सुधार, आयात में कमी, आयात में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि और आयात में वृद्धि। तो अवमूल्यन का परिणाम क्या नहीं है मित्रों, नहीं है आपका आयात में वृद्धि। किस में नहीं है मित्रों, आयात में वृद्धि, क्योंकि अवमूल्यन के कारण देश अपनी कॉस्ट का या अपनी मुद्रा का, अपनी करेंसी का वैल्यू इंटरनेशनल करेंसी की अपेक्षा कम कर देता है, जिससे उसके देश के में निर्यात या एक्सपोर्ट को काफ़ी बढ़ावा मिलता है और इंपोर्ट महंगा हो जाता है। इसलिए लोग इंपोर्ट कम करते हैं। यानी ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 और देखते हैं क्या कह रहा है। 51 मित्रों 51 कह रहा है पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भाग में लैटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ। ये बात मित्रों बिल्कुल सही है। जहाँ पर मूसलाधार बारिश होती है वहाँ पर कौन सी मिट्टी होती है, लैटराइट मिट्टी होती है। ठीक है, जिसमें मोटे अनाज, चावल, तंबाकू, सब्जियां और खेती की जाती है। ये गलत है।
मोटे अनाज, चावल, तंबाकू एवं सब्जियों के संबंधित जो मिट्टी है वो हमारी काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी के तौर पे भी हम इन दोनों मिट्टियों में इनको पैदा कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि लेटराइट मिट्टी में, तो इसमें बागानी फसलों की पैदावार बहुत अच्छी होती है। किसकी मित्रों? बागानी फसलों की। तो जो हमारा ऑप्शन सही है वो केवल ए सही है और आर क्या है? गलत है। ऑप्शन देखते हैं, ए आर दोनों सही हैं। व्याख्या करता है नहीं, ए दोनों सही नहीं हैं। फिर ए सही परंतु आर गलत, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52, देखते हैं 52 क्या कह रहा है। पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागटीवा एवं महाभारत श्रेणियाँ किस हिमालय श्रेणी का भाग हैं? ऑप्शन ए हिमाद्री, ऑप्शन बी हिमाचल श्रेणी, ऑप्शन सी ट्रांस हिमालय या ऑप्शन डी शिवालिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ऑप्शन में, तो पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागटीवा एवं महाभारत श्रेणियाँ किस हिमालय का भाग हैं? तो ए हिमाद्री, बी हिमाचल श्रेणी, सी ट्रांस हिमालय या डी शिवालिक। तो यहाँ पे जो है वो मित्रों कौन सी है? हिमाचल श्रेणी से संबंधित हैं, यानी किससे हैं? हिमाचल श्रेणी से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 53। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात क्या है? क्या लिंगानुपात पूछा है? ए 912, बी 902, सी 1897 या डी 915। तो जनगणना के अनुसार ये है मित्रों 902। कितना है मित्रों? 902। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रयागराज के साथ सीमा नहीं बनाता है? कौन सा जनपद नहीं बनाता है? ऑप्शन है कौशाम्बी, ऑप्शन है जौनपुर, ऑप्शन है मिर्ज़ापुर और कौन सा? सोनभद्र। तो मित्रों ये सोनभद्र इलाहाबाद से या प्रयागराज से सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर और देखते हैं क्या है। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है आगरा, मेरठ, लखनऊ और बनारस। तो अगर हम बात करें भारत कला भवन के बारे में, तो ये मित्रों कहाँ पर स्थित है? ये हमारा वाराणसी में स्थित है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। ठीक है, 56 पर बात करें तो देखते हैं क्या कह रहा है 56 मित्रों सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित किया गया है। एक में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अधिवेशन बताए गए हैं और दूसरे में वर्ष बताए गए हैं। जरा देखते हैं कांग्रेस के अधिवेशन और उनके वर्षों के बारे में। तो मेरठ अधिवेशन हुआ था मित्रों 1946 में। बनारस अधिवेशन के बारे में बात करें तो ये हुआ था 1905 में। इलाहाबाद अधिवेशन के बारे में बात करें तो मित्रों इलाहाबाद अधिवेशन 1892 और लखनऊ अधिवेशन के बारे में बात करें तो 1936। कहाँ पे? 1936। तो यहाँ पे यदि हम बात करें जो ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4, 1। ऑप्शन देखते हैं 3, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं और उसको बनाते हैं हम लोग 57। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अनुषंगी नगर गाजियाबाद बिल्कुल सही है। परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा ये भी सही है। वाल्मीकि आश्रम बिठूर ये भी सही है। भारतीय दलहन शोध संस्थान, तो मित्रों भारतीय दलहन शोध संस्थान बनारस में नहीं, ये कानपुर के कल्याणपुर में स्थित है। कहाँ पर है? कल्याणपुर में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 58। निम्न महासागरीय धाराओं में कौन सा प्रशांत महासागर से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं कानरी धारा, फॉकलैंड की धारा, हम्बोल्ट की धारा या लेब्राडोर की धारा। तो निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन प्रशांत सागर से संबंधित है? इसमें बात करें तो ये है मित्रों हम्बोल्ट की धारा। किससे मित्रों? हम्बोल्ट की धारा प्रशांत महासागर से संबंधित है जो पेरू के तट से चलती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 और देखते हैं मैचिंग मिलाना है इसमें।
एक तरफ क्या हैं, प्रमुख संप्रदाय हैं, दूसरे उनके संस्थापक हैं। क्या हैं, एक तरफ संप्रदाय और दूसरे उनके संपादक। अगर हम बात करें बरकरी की तो ये नामदेव द्वारा चलाया गया था। अजीबक के बारे में बात करें तो मक्खली घोषाल द्वारा बनाया गया था। रमावात के बारे में बात करें, रमावत के बारे में बात करें तो रामानंद, और अनिश्चयवादी के बारे में बात करें तो संजय बेलुठपुत्र के द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन बनता है 2 1 3 4। क्या बनता है, 2 1 3 4। तो देखते हैं 2 1 3 4 यानी ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। क्या, दर्शन है, दूसरे प्रवर्तक हैं। पहला है उत्तर मीमांसा के बारे में बात करें तो मित्रों उत्तर मीमांसा जो है वो है बादरायण। पूर्व मीमांसा के बारे में बात करें जैमिनी, वैशेषिक के बारे में बात करें कणाद, सांख्य के बारे में बात करें तो गौतम। तो यहाँ पे बात की जा रही है कौन सी ऑप्शन सही हैं। तो बात करते हैं उत्तर मीमांसा बादरायण द्वारा ही दिया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। पूर्व मीमांसा जैमिनी द्वारा ही दिया गया है, वैशेषिक कणाद द्वारा ही दिया गया है। सांख्य दर्शन गौतम द्वारा नहीं, ये दिया गया है कपिल मुनि के द्वारा। गौतम द्वारा जो दर्शन दिया गया है मित्रों वो है आपका न्याय दर्शन। ठीक है, एक दर्शन और बचा है वो भी देख लें। योग दर्शन जो दिया गया है मित्रों वो दिया है पतंजलि द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, पतंजलि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं क्या कह रहा है। 61 कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही नहीं है। क्या है, सॉरी, पुराण और संबंधित वंश, यानी बताए जा रहे हैं कौन से वंश से कौन से पुराण में वर्णित है। तो बात करते हैं विष्णु पुराण मौर्य वंश में है, बात सही है। मत्स्य पुराण में शुंग वंश है, ये भी सही है। वायु पुराण में गुप्त वंश है, ये भी सही, यानी तीनों क्या हैं, सही वर्णित किए गए हैं। उपरोक्त में से कौन सा सही, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 2 या सभी। तो मित्रों सभी सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे महात्मा बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं के प्रतीकों के माध्यम से समझा जा सकता है। घोड़ा निम्नलिखित में से किस एक घटना से संबंधित है, जन्म से, गृह त्याग से, निर्वाण से या ज्ञान से। तो मित्रों घोड़ा जो है वो गृह त्याग से संबंधित है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे विभिन्न चिन्हों के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो चिन्ह हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो जन्म के समय जो चिन्ह है वो है मित्रों कमल एवं साण। क्या है, कमल एवं साण। निर्वाण या ज्ञान प्राप्त करने वाले समय को कहा क्या गया है, इन्हें बताया जाता है पद चिन्ह। क्या मित्रों, पद चिन्ह। और ज्ञान के बारे में बात करें तो ज्ञान है मित्रों पीपल। क्या है ज्ञान का, पीपल है। ठीक है, ये चिन्ह हैं। और यदि हम बात करते हैं महापरिनिर्वाण की बारे में बताएं तो इसका चिन्ह मित्रों है स्तूप। क्या है मित्रों, स्तूप है। अब कौन सा बचा है, ये अब बचा है इनका जन्म का या गर्भधारण का। गर्भधारण के समय की बात करें या गर्भावस्था के बारे में बताएं तो ये था आपका हाथी। क्या था मित्रों, हाथी था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर देखते हैं क्या है। 63 में कुछ अभिकथन हैं और एक तरफ आपके कारण बताए गए हैं। तो देखते हैं अभिकथन और कारण। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का है। सही बात है, सिंधु नदी ऋग्वेद में आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। तो यहाँ पे यदि हम बात करें आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी का जो वर्णन किया गया है या महत्व हमारे में बताया गया है तो वो सिंधु नदी नहीं बल्कि सरस्वती नदी थी। कौन सी थी मित्रों, सिंधु नहीं थी, वो थी आपकी सरस्वती नदी। तो ऑप्शन आर हमारा कारण गलत है, जबकि ए हमारा क्या है, सही है। यानी ए दोनों नहीं, ए सही, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर, देखते हैं क्या कह रहा है। 64
खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में कौन नहीं था? ओटोमन साम्राज्य की रक्षा खिलाफत का रक्षण थी। भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना को उत्पन्न करना था। पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और मुस्लिम समाज में सुधार या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सी बात सही नहीं थी, यहाँ पे अगर बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं था इसके बारे में, तो मित्रों ओटोमन साम्राज्य की रक्षा का रक्षण करना इसका मकसद था। भारत में मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना उत्पन्न करना भी था। ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और समाज सुधार इसमें नहीं था, क्योंकि पृथक निर्वाचन मंडल की बात इसमें नहीं की गई थी और इसमें एकता की बात की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर और देखते हैं 65 क्या कह रहा है। 65 है अमृतसर की संधि से संबंधित। अमृतसर की संधि 1809 किसके बीच हुई थी? गुरु तेग बहादुर तथा अंग्रेज, गुरु गोविंद सिंह एवं सहसुजा, रणजीत सिंह एवं सहसुजा, रणजीत सिंह एवं अंग्रेज़ों के मध्य। तो 1809 की संधि जो हुई थी वो रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के मध्य हुई थी। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं क्या कह रहा है। 66 निम्नलिखित में किस राष्ट्रकूट शासक ने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना की थी? ऑप्शन ए अमोघ वर्ष, ऑप्शन बी दंती दुर्ग, ऑप्शन सी कृष्ण तृतीय या ऑप्शन डी ध्रुव धारा वर्ष। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सही होगा, तो मित्रों यहाँ पे सही होगा अमोघ वर्ष। कौन होगा? अमोघ वर्ष होगा सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा मित्रों? क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है 67। देखते हैं 67 क्या कह रहा है। दस कुमार चरित के लेखक दंडी निम्नलिखित 10 कुमार चरित के लेखक दंडी निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में रहते थे? ठीक है, तो जरा देखते हैं किस दरबार में रहते थे। सोमेश्वर चतुर्थ, नरसिंह वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन या मयूर शर्मन। तो ये मित्रों रहते थे नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। देखते हैं क्या कह रहा है 68। निम्नलिखित में किसे उसकी उच्च गज़लों के कारण भारत का सादी कहा जाता है? शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन ए दहलवी या शेख नसीरुद्दीन। तो मित्रों भारत का सादी अमीर हसन ए दहलवी को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? अमीर हसन ए दहलवी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्या कह रहा है 69 के कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पुस्तक हैं, दूसरी तरफ लेखक हैं। तो हुमायूं नामा ए ऑप्शन में दिया गया है, गुलबदन बेगम क्या है? गुलबदन बेगम और अकबरनामा अबुल फजल, ये दोनों क्या हैं? सही सुमेलित हैं। तबकात अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद, ये भी सही सुमेलित है। तुझके बाबरी, ये मिर्ज़ा अहमद नहीं बल्कि बाबर द्वारा ही लिखी गई थी। तुझके बाबरी यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। एला सापेल की संधि का संबंध है प्रथम कर्नाटक युद्ध से, तृतीय कर्नाटक युद्ध से, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध से या प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध से। तो ला सापेल या एस ला सापले संधि संबंधित है मित्रों किससे? प्रथम कर्नाटक युद्ध से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 और देखते हैं किसने कौन सा समाज सुधार किया। तो पहला है आपका 70 में, देखते हैं क्या है 71 में। पहला है आपका ऑप्शन शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय ही हुआ था। कौन सा? शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय ही हुआ था मित्रों। और यदि हम बात करें अगला नवटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड एलनबरो, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, शिशु वध प्रतिबंध लॉर्ड कैनिंग के समय की गई थी। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। तो मित्रों ये लॉर्ड कैनिंग नहीं, ये लॉर्ड थे वेलेस्ली। कौन थे? वेलेस्ली यानी वेलेस्ली, यानी ऑप्शन सी हमारा सही सुमेलित नहीं है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। सुदेश बांधव समिति
का गठन किया गया था? स्वदेश बांधव समिति, असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, नील आंदोलन के दौरान या स्वदेशी आंदोलन के दौरान? तो ये की गई थी स्वदेशी आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर और देखते हैं 73 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सोमेश्वर, अमुक्त माल्यदा, भोजदेव, मान सोल्लास, कृष्णदेव राय, राम समरांगण सूत्रधार, महेंद्र वर्मन, मत विलास प्रहसन। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये बताए। सही सुमेलित है तो मित्रों यहाँ पर महेंद्र वर्मन द्वारा मत विलास प्रहसन ही हमारा सही सुमेलित है। ठीक है, यदि हम बात करें इसके अलावा इस पुस्तक के बारे में बताएं तो ये एक हास्यास्पद पुस्तक है। क्या है? हास्य ग्रंथ है, जो पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन ने इसकी रचना की थी। ठीक है मित्रों, यदि हम बात करें अन्य पुस्तकों की तो अमुक्त मल्याद जो पुस्तक है उसकी रचनाकार कौन है? कृष्णदेव राय। कौन है मित्रों? कृष्णदेव राय। ठीक है, और मन सोल्लास के बारे में बात करें तो मित्रों मन सोल्लास के रचनाकार हैं सोमेश्वर तृतीय। कौन है मित्रों? सोमेश्वर तृतीय। ठीक है, और यदि हम समरांगण सूत्रधार इसके बारे में बात करें तो इसके राइटर हैं आपके भोजदेव। कौन हैं? वो कविराज भोज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के पास, देखते हैं क्या कह रहा है 74। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में बात कर रहा है। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी को लाभ का सांत्वना पुरस्कार कहा था? ठीक है, गांधी इरविन समझौते महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना ने, सुभाष चंद्र बोस ने, एलन कैम्पबेल जॉनसन ने या विंस्टन चर्चिल ने? तो गांधी इरविन समझौता मित्रों हुआ था 1931 में। ठीक है, और इस समझौते को एलन कैम्पबेल जॉनसन ने सांत्वना पुरस्कार ही कहा था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 75। 1942 में कांग्रेस ने बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया था? ए सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जे.बी. कृपलानी। तो यहाँ पे यदि हम बात करें किसके द्वारा कहा गया था तो ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू। किसमें? जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पढ़ा गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 76। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? प्रतिस्पर्धा पर, राजनियंत्रण पर, न्यास पर या इनमें से कोई नहीं? तो ये मित्रों आधारित थी न्यास पर। किस पर? अब बात करते हैं न्यास, तो ये जो आज का कॉन्सेप्ट है CSR, कॉरपोरेट सोशल, ठीक है, उस पर बेस्ड है, न्यास आधारित। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था मोहर, इलाही, जलाली या संसब? तो अकबर द्वारा सबसे बड़ा सोने का सिक्का जो चलाया गया था वो था मित्रों संसब। क्या था? संसब। ठीक है मित्रों, क्या है? संसब। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी माप का तो ये मित्रों था 101 तोले का। किसका? 101 तोले का था ये सिक्का। ठीक है, बड़े लेन देन में इसका प्रयुक्त होता था। ठीक है, और अकबर के शासनकाल में प्रारंभ मोहर नामक सोने के सिक्के से की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78, देखते हैं मज़्म उल बहरीन किसकी रचना है? क्या? मज़्म उल बहरीन किसकी रचना है? ए अबुल फजल, बी बनाउनी, सी दारा सिको या डी फैज़ी? तो मज़्म उल बहरीन मित्रों है किसकी? तो मज़्म उल बहरीन मित्रों है हमारे दारा सिकोह की। किसकी है? दारा सिकोह की। दारा सिकोह ने 2 समूहों में मज़्म उल बहरीन को लिखा था। ठीक है, जिसमें उसने हिंदू और इस्लाम धर्म को एक ही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। विजयनगर साम्राज्य में
पालीगार होते थे। क्या? पालीगार होते थे। ऑप्शन ए सेनापति, ग्रामीण अधिकारी, सचिव या गृह मंत्री। तो ये मित्रों होते थे सेनापति। कौन होते थे? सेनापति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 80। मुस्लिम लीग के संदर्भ में जिसकी स्थापना 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में हुई थी, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। करें भाई विचार। यह मुस्लिम किसानों का समूह था। ठीक है। लीग में बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। ये बात बिल्कुल सही है। यह मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था चाहता था। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अगर सत्य कथन के बारे में कहा जाएगा तो 2 और 3 सही हैं। तो 1 और 2, 3 और 2 और 3, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 81 में अभिलेख हैं और उनको मिलाना है। तो देखते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख आपका खारवेल का था, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का था, एहुल अभिलेख आपका पुलकेशिन तृतीय का था। किसका? पुलकेशिन द्वितीय का। और मंदसौर अभिलेख आपका यशोधर्मन यशोधर्मन का था। तो बात करते हैं ऑप्शन 4 2 3 1। कितना? 4 2 3 1। देखते हैं 4 3 2 1 नहीं, 1 2 3 4, 1 3 2 4, 4 2 3 1, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। देखते हैं क्या कह रहा है 82 निम्नलिखित में से किस एक को वेदांत भी कहा जाता है? ए वेदांग, बी अरण्यक, सी उपनिषद या डी ब्रह्मण ग्रंथ। तो वेदांत की अगर हम बात करें तो किसे कहा जाता है? तो वेदांत के तौर पे उपनिषद को जोड़ा जाता है। ठीक है। उप माने होता है समीप और निषद माने होता है बैठना, यानी गुरु के समीप बैठकर जो ग्रंथ लिखा जाता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? उपनिषद बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। देखते हैं क्या कह रहा है 83। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया विनय पिटक। ओके। निरुक्त की रचना यास्क। ठीक है। कल्पसूत्र की रचना भद्रभाऊ। ठीक है। प्रबंध चिंतामणि की रचना मेरु तुंग। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो सही नहीं है तो वो है बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया को विनय पिटक नहीं कहा जाता है, वो होता है मित्रों सुत्त पिटक। क्या होता है? सुत्त पिटक होता है। क्या होता है मित्रों? सुत्त पिटक होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर और देखते हैं 84 क्या कह रहा है। समाधि R37 कहाँ से प्राप्त हुआ? ए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बनावली या राखी गढ़ी। तो समाधि R37 जो प्राप्त हुआ है मित्रों वो हुआ है हमारे हड़प्पा की खुदाई के दौरान, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में पहली बार इकबाल ने इंकलाब शब्द का प्रयोग किया था? देखते हैं किस में पहली बार इंकलाब शब्द का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन ए तहजीब उल अखलाक, बंग ए दर्रा, गुबारे खातिर, तराने हिंद। तो ये मित्रों था आपका बंग ए दर्रा। कौन सा था मित्रों? बंग ए दर्रा। ठीक है। जिसमें पहली बार इकबाल ने इंकलाब शब्द का प्रयोग किया। तराने हिंद में इकबाल की प्रसिद्ध पुस्तक है मित्रों। और तहजीब उल अखलाक ये उनका पत्रिका थी जिसका प्रकाशन सर सैयद अहमद खान द्वारा किया जाता था। गुबार खातिर अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। गुबारे खातिर अबुल कलाम आज़ाद द्वारा, ये है सर सैयद अहमद खान द्वारा। ठीक है। तरानाए हिंद के बारे में बात करें तो ये है आपका अखबार यानी पत्रिका किसकी? इकबाल की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है आपका गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को बोला जाता है। देशनायक सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता है। अजातशत्रु ये विवेकानंद नहीं हैं, जबकि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बोला जाता है। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को। तो अजातशत्रु मित्रों कहा जाता था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
अजातशत्रु कहा जाता था। ठीक है, अजातशत्रु या देश रत्न। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से किस युद्ध द्वारा डचों का भारत से अंतिम रूप से पतन हो गया? देखते हैं कौन सा युद्ध है। ऑप्शन ए बेदरा का युद्ध, अडियार का युद्ध, वांडीवास का युद्ध या द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो डचों का अंग्रेजों के साथ बेदरा युद्ध के बाद समापन हो गया था। नेक्स्ट चलते हैं अगला। अगर बेदरा युद्ध की बात करें तो ये 1759 में हुआ था। ठीक है मित्रों, 1759। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। अभिकथन है और उसके संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स के कारण दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है मित्रों, तो देखते हैं क्या है इसमें। माहलवाड़ी व्यवस्था बुरी तरह असफल हुई, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें लगान का निर्धारण अनुमान आधारित था, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर और देखते हैं 89 क्या कह रहा है हम लोगों से। भारत में शिक्षा विकास संबंधित निम्नलिखित आयोग समितियों का कालक्रम पहले से बाद अनुसार व्यवस्थित कीजिए। एक, सर्जेंट योजना, रेले कमीशन, हर्टोग समिति, सैडलर कमीशन। तो कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। क्या है, चयन करना है। तो यहाँ पे कालक्रम के हिसाब से करना है। तो मित्रों देखते हैं कालक्रम के अनुसार कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं सर्जेंट कमीशन की। तो सर्जेंट योजना बनी थी 1944 में। किसमें, 1944 में। रेले कमीशन बना था 1902 में। हर्टोग कमीशन बना था आपका 1929 में। किसमें, 1929 में। और सैडलर कमीशन बना था 1917 में। तो इन्हें स्थापित करें तो 2, ठीक है, 4, ठीक है, 3 और 1, 2 4 3 1, 2 4 1 3, 2 3 4 1, 2 4 3 1, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर और देखते हैं क्या कह रहा है। 90 मित्रों कह रहा है कि इसको सूची 1 से सूची 2 से मिलाना है। तो देखते हैं कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले आता है एक्रोलॉजी। ये मित्रों है घुनों का अध्ययन, यानी घुन का अध्ययन किया जाता है। सिटोलॉजी के बारे में बात करें तो वेल और डॉल्फिन के अध्ययन का। कि जियोपोनिक्स के बारे में बात करें तो कृषि के अध्ययन, या एक्थियोलॉजी के बारे में बात करें तो ये मछली के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन मिलाएं तो मिलेगा 3 4 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन देखते हैं 1 2 3 4, 3 4 1, 3 4 2 1, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर और देखते हैं 91। निम्नलिखित में से किस एक की उपस्थिति के कारण फोटोक्रोमेटिक कांच धूप स्वतः काला हो जाता है? ए कोबाल्ट ऑक्साइड, बी सिलेनियम ऑक्साइड, या सी सिल्वर ब्रोमाइड, या डी क्यूप्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे यदि हम बात करें फोटोक्रोमेटिक कांच स्वतः काला हो जाता है सिल्वर ब्रोमाइड के कारण। किसके कारण मित्रों, सिल्वर ब्रोमाइड के कारण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 और उसे देखते हैं 92 को। हाइग्रोमीटर के संबंध में कथनों पर सत्य हैं। देखते हैं इससे तरल पदार्थों के अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। बिल्कुल सही है। यह प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो 1 2 दोनों, तो दोनों हमारे सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर और देखते हैं 93 अभिकथन क्या कह रहा है हमसे। अभिकथन है और कूट के बारे में बताना है। तो अभिकथन पढ़ते हैं। किसी पिंड का भार भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। सही बात है। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सर्वाधिक, ये भी बात बिल्कुल सही है और इसी के कारण ऐसा होता है। यानी ए आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या भी कर रहा है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 और उसे समझते हैं। 94 क्या कह रहा है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में कौन सा परिवर्तन होगा? ए वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, बी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, सी वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, या डी वस्तु के भार एवं द्रव्यमान में
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो ऑप्शन सही होगा वो होगा वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर भार की बात करें तो जानते हैं वस्तु का भार mg होता है जब गुरुत्वाकर्षण अचानक जीरो हो जाए, यानी g आपका जीरो हो जाएगा तो m ऑटोमेटिक mg जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 और देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। क्या है, कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है। पहला, वायुमंडल में प्रकाश विसरण के कारण धूल है। लाल रंग प्रकाश तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो ये तो बात बिल्कुल दोनों सही हैं। बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो असत्य की बात करें तो इनमें तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, कोई भी असत्य नहीं है। 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3, इनमें से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के पास और देखते हैं 96 क्या कह रहा है। 96 कह रहा है क्रायोजेनिक ताप का आशय 150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 150 सेंटीग्रेड से अधिक, 273 सेंटीग्रेड से कम, -150 सेंटीग्रेड से कम ताप, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। क्रायोजेनिक ताप यही होता है जिसके अंतर्गत टेम्परेचर -150 से -173 डिग्री के बीच रहता है, -152 -273 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। 97 देखते हैं मित्रों हम लोग, 97 क्या कह रहा है? 97 कह रहा है फ्यूज तार अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, होते ही गर्म होकर पिघल जाता है, क्योंकि निम्न गलनांक वाली वस्तु के बना होता है। ठीक है, क्या है? निम्न गलनांक वाली वस्तु से बना होता है, या उच्च गलनांक वाली वस्तु से बनेगा, या विद्युत प्रतिरोध होता है और मिश्र धातु से बना होता है। तो मित्रों, जो हम फ्यूज़ घरों में लगाते हैं तो वो ज़्यादा लोड पड़ने पर वैसे भी क्या हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है। तो इसका मतलब है उसका गलनांक क्या है, निम्न है, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन पर, अगला क्वेश्चन है हमारा 98। देखते हैं 98 क्या कह रहा है। 98 कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में विचार करें। व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम, यूरिया, कार्बामाइड, फिनॉल, हाइड्रोक्सी बेंजीन, लाल सिंदूर, लेड टेट्रा ऑक्साइड। तो व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम इसमें बताने हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा सही सुमेलित है, तो यूरिया कार्बामाइड बोलते हैं, सही बात है। फिनॉल को हाइड्रोक्सी बेंजीन बोलते हैं, लाल सिंदूर को लेड टेट्रा ऑक्साइड कहा जाता है। तो ये तीनों क्या है, हमारी सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99, किसमें, 99 पर, और देखते हैं क्या कह रहा है 99। पादपों और बीजों में फलियों को एमाइलेज के रूप में उपस्थित स्टार्च होता है, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, या इनमें से कोई नहीं, तो ये होता है पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 और देखते हैं 100 क्या कह रहा है। पानी का शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? शीत निष्क्रियता, उत्खनन, क्लोरोनीकरण या अनाइट्रीकरण। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही होगा, तो क्लोरोनीकरण से हम पानी को शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 और इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? ध्वनि की गति निर्भर करती है माध्यम के घनत्व एवं आवृत्ति पर, माध्यम के घनत्व एवं प्रत्यास्थता पर, केवल माध्यम और प्रत्यास्थता पर, या केवल माध्यम की आवृत्ति पर। तो ध्वनि की गति के बारे में यदि हम बात करें तो वो डिपेंड करती है माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्थता पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर, देखते हैं क्या कह रहा है 102 कह रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, एम.एन. जोशी या महात्मा गांधी। तो इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 103। यहाँ पे मित्रों हमें
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 103 और इसको मिलाते हैं कोड से। तो मित्रों बात करते हैं कौन सा कोड सही है। तो यहाँ पे बरार की स्थापना करवाई थी इमाद शाही द्वारा। किसके द्वारा? इमाद शाही द्वारा। ठीक है। बीजापुर के बारे में बात करें तो आदिल शाही द्वारा। ठीक है। अहमदनगर की बात करें तो निजाम शाही और गोलकुंडा कुतुब शाही। तो ऑप्शन बनता है 3 1 4 और 2। 3 1 4 और 2 बना है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? 2 1 4 3 3 1 4 2, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। यानी ऑप्शन बी क्या है हमारा? सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 और देखते हैं 104 क्या कह रहा है। 104 कह रहा है बाबर के युद्धों को उनके कालक्रम के अनुसार स्थापित करना है। तो यदि हम बात करें कौन सा युद्ध बाबर ने किस काल में जीता था, तो सबसे पहले बात करें खानवा का युद्ध दिया गया है। तो ये लड़ा था बाबर ने 1527 में। कब लड़ा था? 1527 में। घाघरा के युद्ध के बारे में बात करें तो इसका युद्ध हुआ था बाबर का 1529 में। चंदेरी का युद्ध के बारे में बात करें तो 1528 में, और ये हुआ था 1526 में। तो ऑप्शन में बनता है 4 2 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 4 2 3 4 4 1 3 2, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 और देखते हैं क्या कह रहा है 105। तो मित्रों 105 कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस समुदाय का लिंगानुपात सबसे कम हुआ है? बौद्ध, जैन, ईसाई और सिख। तो मित्रों ये जो लिंगानुपात सबसे कम है तो वो कम्युनिटी है मित्रों सिख की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। 2001-11 के दशक में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो मित्रों यहाँ पर जम्मू कश्मीर, केरल, पंजाब और तमिलनाडु। तो ये है आपका कौन सा लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो वो है हमारा कौन सा? पंजाब राज्य में। किस में? पंजाब में। ठीक है। पंजाब में लिंगानुपात कितना है अगर हम बात करें देश में? तो मित्रों देश में तो है हमारा 919 और इसमें सर्वाधिक वृद्धि 48 बढ़ी है। जम्मू कश्मीर में -99 क्या हुई है? कम हुई है। कितनी? 79 कम हुई है। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। रुकी हुई गाड़ी में अचानक चल पड़ने से बैठे यात्री पीछे की तरफ झुक जाते हैं, कारण? संवेग का, आवेग का, जड़त्व का या घर्षण का। तो मित्रों ये होता है इनर्शिया, यानी जड़त्व का कारण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर देखते हैं 108। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है? क्या है? रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है। ये बताना है कौन सा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का क्या है? उदाहरण है। तो ऑप्शन ए देखते हैं। रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन डायनेमो नहीं, सौर सेल नहीं, विद्युत सेल नहीं, मोमबत्ती का जलना रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा में बदलना कहलाता है। 109 के बारे में बात करें तो 109 क्या कह रहा है उसे समझते हैं। तो मित्रों 109 कह रहा है निर्वात की स्थिति में दो भिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुएं मुक्त रूप से गिराई जाएं तो भारी द्रव्यमान वाली वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी, कम द्रव्यमान वाली वस्तु पहले पहुंचेगी। दोनों वस्तुएं एक साथ आएंगी, निर्वात में ही घूमती रहेंगी। तो बच्चों यदि निर्वात होगा तो दोनों वस्तुएं एक साथ आएंगी, क्योंकि वो वहाँ पर भारहीनता का महसूस करेंगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। तो 110 जरा देखते हैं क्या है 110। निम्नलिखित में से कौन सा गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य है? विभिन्न पदार्थों एंजाइमों का श्रवण करना, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य के बीच संबंध स्थापित करना, प्रोटीन संश्लेषण करना या कोशिका के विभिन्न पदार्थों का पाचन करना।
तो यहाँ पर जो सही होगा वो होगा विभिन्न पदार्थों एंजाइमों का श्रावण करना। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1111 के बारे में। देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के महत्वपूर्ण भवनों एवं अन्य प्रतिष्ठित सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया था? ऑप्शन ए 2019, 2020, सितंबर 2018 या 2021। तो ये किया गया था मित्रों 2020 में। कब? 2020 में। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। देखते हैं क्या कह रहा है। 112 उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 के प्रमुख प्रावधानों में हित में कौन सही है? ऑप्शन ए पॉलिसी 5 वर्षों के लिए लागू हुई। इसके तहत संपूर्ण राज्य में 100 इंक्यूबेटर्स की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की पॉलिसी के बारे में तो यहाँ पे मित्रों ये 5 वर्ष के लिए लागू की गई थी, सही बात है। और इसमें 100 इंक्यूबेटर्स की स्थापना की जाएगी, ये भी बात सही है। यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे? सत्य हैं। यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर और देखते हैं 113 क्या कह रहा है। केंद्र सरकार की शैक्षिक नीति एवं सुझाव को लागू करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1981 में स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना कहाँ की गई? लखनऊ में, इलाहाबाद में, कानपुर में या आगरा में? तो एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना मित्रों की गई है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में योजना अनुसूचित जाति जनजाति व्यापक कल्याण हेतु चलाई जा रही कौशल सतरंग, सीएम शिक्षुता, भाग्य लक्ष्मी या उपरोक्त सभी? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये सभी योजनाएं चलाई जा रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर और देखते हैं क्या है 15। तो 15 में मित्रों बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स नोएडा, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान प्रयागराज सही है। भारतीय दलहन कानपुर ये भी सही है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी ये भी सही है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स नोएडा नहीं, ये कहाँ पर है? ये हमारे लखनऊ में स्थित है। यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए हमारा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखते हैं 16 क्या कह रहा है। प्रतिभूतियों एवं बंधपत्रों में गिरावट की स्थिति हेतु उपयुक्त पद है? ए स्लो डाउन, बी रिसेशन, सी मेल्ट डाउन या इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका मेल्ट डाउन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखते हैं राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? अक्टूबर 80, अक्टूबर 58, जुलाई 1982 या जून 1964? तो इसकी स्थापना की गई है अक्टूबर 1958 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर और देखते हैं 118 क्या कह रहा है। बचतों को निम्नलिखित पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा मुद्रास्फीति के नियंत्रित करने के उपायों के अंतर्गत आता है? 1 बचतों को प्रोत्साहित करना, प्रगतिशील करारोपण, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मित्रों अगर हम बात करें तो यही होती है प्रगतिशील करारोपण और सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना। यानी अब 1 सही नहीं है और 2 और 3 सही हैं। ठीक है। और मुद्रास्फीति होती क्या है अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें जिसमें कीमत के स्तर में तो वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है? गिर जाता है। क्या हो जाता है? मूल्य मुद्रा का गिर जाता है। यानी जिसे आप कहते हैं इन्फ्लेशन। यानी जैसे आप किसी वस्तु का 10 रुपये का जब 5 या कोई वस्तु है जो
का मूल्य गिर जाए और उसका वैल्यू बढ़ जाए, वस्तु की मुद्रा का मूल्य गिर जाए, तो ऐसी सिचुएशन आपकी मुद्रास्फीति कहलाती है। तो यहाँ पर 2 और 3 सही हैं, जबकि ए गलत है, यानी 2 और 3 हमारा सही होगा। क्या होगा? 2 और 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 119 पर देखते हैं क्या कह रहा है। 119, विचार करें और कूट की सहायता से सही युग्म को बारे में बताएं। पद, छाया कीमतें, ए के सेन, गरीबी संस्कृति ऑस्कर लुइस, निर्धनता दुष्चक्र नक्शे। तो यहाँ पर यदि बात करें तो गरीबी की संस्कृति ऑस्कर लुइस द्वारा ही दी गई थी और निर्धनता नाक्स के द्वारा दी गई थी। जबकि छाया कीमतें या शैडो के बारे में बात करें तो इसका निर्धारण जे टिनबर्गिन था। जे किसने दिया था? जे टिनबर्गिन। एवं कौन था मित्रों? एवं हॉलिस थे। कौन थे? हॉलिस। तो ऑप्शन 1 नंबर हमारा क्या है? ये गलत है, बाकी सही हैं। तो देखते हैं 2 और 3 बी में है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। 120, निम्नलिखित में से कौन सा यूपीआई का पूर्ण रूप है? यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, अनजिप पेमेंट इंटरफेस, अल्ट्रा पेमेंट इंटरफेस। तो ये है आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121, देखते हैं क्या कह रहा है। अभिकथन इस समुद्र में जैव मात्रा जैव भार प्रामेट प्राय उल्टे होते हैं। मछलियों में जैव मात्रा पाद प्लवकों की जैव मात्रा से बहुत अधिक होता है। सही चयन कीजिए। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं। अभिकथन ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या करता है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 और देखते हैं 122 क्या कह रहा है हमारा। निम्नलिखित में किसके द्वारा अपनी पुस्तक द इकोलॉजिकल ट्रांजिस कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडॉप्टेशन को सर्वप्रथम पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए बेनेट द्वारा, बी रेड जेल द्वारा, या सी आपका बर्कले द्वारा या एल्टन द्वारा। तो पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा बेनेट द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 और देखते हैं क्या है। भारत में संकटग्रस्त प्रजाति घोषित खाराई ऊँटों का निवास स्थल है। खाराई ऊँटों का निवास स्थल के बारे में बात करें तो जोधपुर राजस्थान, कच्छ गुजरात, काजीरंगा असम या पश्चिमी घाट। तो ये है मित्रों कुछ गुजरात में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 और उसको देखते हैं 124 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें सदैव अनुप्रस्थ होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ये तरंगें निर्वात में संचरित नहीं होती, इनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो मित्रों अगर हम बात करें विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, ये निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं। ये बात क्या है? गलत दी गई है दूसरी। तो असत्य कथन ढूंढना है तो दूसरा कथन असत्य है, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 और देखते हैं 125 क्या कह रहा है। भारी जल के अणुभार कितना होता है? 18, 1 और 20। तो भारी जल का अणुभार होता है मित्रों 20। ठीक है, कितना होता है? 20। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर बात करें 126। क्या कह रहा है 126? वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 के संबंध में कथनों पर विचार करें। इस सूचकांक को भारत का 107वां स्थान प्राप्त है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान बेलारूस को प्राप्त हुआ है। तो मित्रों यहाँ पे सत्य कथन बताना है। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक में ये दोनों कथन क्या हैं? सत्य हैं। क्या हैं? दोनों सत्य हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127, देखते हैं निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारतीय लेखिका को वर्ष 2022 का गार्डन बर्न प्राइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है प्रीति तनेजा, ऑप्शन बी नीलम थापा, ऑप्शन सी कृष्णा भट्टा या शेरिया भारद्वाज को। तो
गार्डन वर्न प्राइज से प्रीति तनेजा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 8। क्या है 1 to 8, जरा देखते हैं 1 to 8 हम लोग। अगस्त सितंबर 2022 के मध्य आयोजित एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रतियोगिता का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, सही है। फाइनल मैच श्रीलंका पाकिस्तान, श्रीलंका ने पराजित किया, ये भी सही है। प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब विराट कोहली को प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर ये कथन क्या है, ये गलत है, क्योंकि इसको श्रीलंका के वानिंदु हरसंगा को मिला था। किसे मिला था? वानिंदु हरसिंगा को। ठीक है, तो ये कथन क्या हुआ, हमारा गलत हुआ। एशिया कप सर्वाधिक खिताब भारत ने जीता, ये बात सही है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। 11 अक्टूबर 2022 को मनाए गए निम्नलिखित में से किस दिवस की मुख्य विषय वस्तु हमारा समय है, हमारा अधिकार, हमारा भविष्य? हमारा अब समय है, समय अब है, हमारा अधिकार, हमारा भविष्य, इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही किसका था, तो ये मित्रों था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, विश्व दूरदृष्टि, शिक्षक और पर्यटन। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का। ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया गया था। कब? 11 अक्टूबर को। विश्व दृष्टि दिवस की बात करें तो 13 अक्टूबर को। ठीक है, और अगर हम इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम थी लव योर आइज। क्या था? लव योर आइज। ठीक है, अगर हम बात करें विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी थीम थी शिक्षा के बदलाव की शुरुआत शिक्षकों से होती है। शिक्षा के बदलाव की शुरुआत कब होती है? शिक्षा की बदलाव शिक्षकों से होती है। ठीक है मित्रों, तो इसके बाद बात करते हैं अगला विश्व पर्यटन दिवस के। विश्व पर्यटन की दिवस की बात करें 27 सितंबर 27 को विश्व पर्यटन दिवस होता है और ये था आपका पर्यटन, इसकी थीम पर्यटन पर विचार। क्या था? पर्यटन पर विचार था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, जिसका है आपका 130 देखते हैं। क्या है 130? 1 सितंबर 2022 के मध्य विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए नई दिल्ली में, बी अहमदाबाद में, सी जयपुर में या डी ग्रेटर नोएडा में? तो सितंबर 2022 के मध्य विश्व डेयरी सम्मेलन का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। किस में किया गया? ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट चलते हैं 131। जुलाई 2022 में भारत में पहली जलवायु परिवर्तन शिक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर खोली गई? कोच्चि में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में या पटना में? तो ये मित्रों खोली गई है हमारी कहाँ पर? ये खोली गई है पटना, बिहार में। कहाँ पर खोली गई है? पटना, बिहार में। और किसके द्वारा? ये खोली गई है केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं जुलाई 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 296.07 क्या है किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया गया? ए महोबा, जालौन, इटावा या चित्रकूट? तो मित्रों ये किया गया था कहाँ से? जालौन से। 16 जुलाई 2022 को इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 यानी 123 देखते हैं। 123 भिक्षावृत्ति के संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास हेतु स्माइल 75 उपयोजना का अगस्त 2022 में लॉन्च किया गया। यह पहल आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा की गई। सत्य कथन बताएं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक और ना दो? तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा कथन सही होगा, तो यहाँ पे केवल एक कथन सही होगा, क्योंकि ये योजना आवासन शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नहीं,
ये की गई थी केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय। क्या? न्याय अधिकारिता मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। सितंबर 2022 में देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किस राज्य को बताया गया है? तो देखते हैं, घोषित किया गया है दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, अंडमान निकोबार। तो ये है मित्रों अंडमान निकोबार। नेक्स्ट चलते हैं 135। अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवार कल्याण कार्ड जारी करने की योजना को मंजूरी दी गई। इस कितने अंकों का फैमिली कार्ड होगा? तो मित्रों इनमें आपका 16 अंक, 14 अंक या 15 अंक या 12 अंक, तो ये होगा मित्रों 12 अंक का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136। अक्टूबर 2022 में चतुर्थ हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर, धर्मशाला, देहरादून, मैसूर। तो ये किया गया है मित्रों कहाँ पर? श्रीनगर में। कहाँ पर किया गया? श्रीनगर में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। सितंबर 2022 किस राज्य ने प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर के सम्मान में एक शहर में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो ये मित्रों किया है किस राज्य द्वारा? ये किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अयोध्या में। कहाँ पे बनाया गया है ये चौक? अयोध्या में ऐसा चौक बनाए जाने की बात की गई है, उसका नाम रखा गया है। ठीक है। और यहाँ पर 12 फीट ऊंची भारतीय शास्त्रीय वाद्य वीणा को स्थापित किया जाएगा। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। देखते हैं क्या है। सितंबर 2022 में निम्न में से किस लैटिन अमेरिकी देश विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण कर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया? मैक्सिको, ग्वाटेमाला, क्यूबा या पनामा? तो ये है मित्रों आपका मैक्सिको के द्वारा। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पर। देखते हैं 139 क्या है। 139 अक्टूबर 2022 में पेरिस में संपन्न फाइनल एक्शन टास्क फोर्स FTFA की बैठक भारत के किस पड़ोसी देश की ब्लैक सूची को शामिल किया गया है? यानी FTF ने किस पड़ोसी देश को ब्लैक सूची में शामिल किया है? श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव और पाकिस्तान। तो ये है मित्रों आपका म्यांमार को। किसे शामिल किया गया है? म्यांमार को। नेक्स्ट चलते हैं 140 पर। देश में किन्हें वर्ष 2022 हेतु नोबेल का पुरस्कार दिया गया? एस बार्नेके, मार्टिन मेल्डस, एनी अर्नो, W डायमंड। तो साहित्य का दिया गया है एनी अर्नो को। किसे दिया गया है? एनी अर्नो को दिया गया है। ये फ्रांस की हैं। और अगर इनकी बुक के बारे में बात करें तो ये है द ईयर्स। किसके लिए दिया गया है? द ईयर्स के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 141। निम्नलिखित में किस मध्य एशियाई देश की परिवर्तित राजधानी का नाम अस्ताना है? ऑप्शन ए तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान या किर्गिस्तान। तो ये है मित्रों कौन सा देश? कजाकिस्तान। कौन सा है मित्रों? कजाकिस्तान। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पर और देखते हैं क्या है 142। अगस्त 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली प्रथम यात्री ट्रेन सेवा का उद्घाटन किस देश में किया गया? इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा। तो ये किया गया है जर्मनी में। नेक्स्ट चलते हैं 143। जुलाई 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किसके उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु चिप्स विधेयक पारित किया गया? सेमीकंडक्टर, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या कृत्रिम खाद। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में चिप्स विधेयक पारित किया गया है सेमी कंडक्टर के उत्पादन हेतु। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। देखते हैं क्या है 144। अगस्त 2022 में भारत को विश्व का नंबर 1 देश बनाने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन का शुभारंभ किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और दिल्ली। तो ये है आपका मित्रों दिल्ली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। सितंबर 2022 में ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा सूचीबद्ध होने वाला भारत का एकमात्र बैंक कौन सा है? ए SBI, बी SBI, HDFC, फेडरल और ICICI। तो ये मित्रों है हमारा
फेडरल बैंक। कौन सा है? फेडरल बैंक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 और उसे समझते हैं। 146 क्या कह रहा है? अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना उत्पादन वृद्धि के लिए गन्ना किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से कौन सी एक योजना शुरू की है? ऑप्शन ए पंचामृत, पंचधारा, कायाकल्प या पंचजन। तो ये योजना है पंचामृत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147। अक्टूबर 2022 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक इंडेक्स 2022 में शीर्ष राज्य कौन रहा? तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र या गुजरात। तो मित्रों ये राज्य रहा है आपका कौन सा? आंध्र प्रदेश। कौन सा है मित्रों? आंध्र प्रदेश लॉजिस्टिक इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है। और इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद है असम और असम के बाद है गुजरात। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। अक्टूबर 2022 में पहले इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद, बंगलौर, पुणे या नई दिल्ली। तो अक्टूबर 2022 में पहले इंडिया स्पेस कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149। विलुप्त प्राय जीव स्लेंडर लॉरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य अधिसूचित किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या असम। तो स्लेंडर लॉरिस को सूचित किया गया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें, बताएं भाई, और इनमें से बताएं कौन सा कथन असत्य है। पहला, IBSAMAR भारत, ब्राज़ील एवं दक्षिण अफ्रीका का त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग है। बिल्कुल सही है ये। इस बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास का आयोजन अक्टूबर 2022 में पोर्ट गैक बरहे दक्षिण अफ्रीका में किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। यानी असत्य कथन ढूंढना है तो कौन सा असत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक ना दो। तो ये है आपका दोनों कथन क्या हैं? सत्य हैं, असत्य कोई नहीं है। यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो मित्रों आज हमने ध्येय IAS संस्थान का पेपर संख्या 17 को सॉल्व किया है और इसके अलावा इसके शेष सारे पेपर हमारे YouTube चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं और बाकी सारे पेपर को भी शीघ्र ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप इसे हमारे YouTube चैनल से देख सकते हैं और अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए मित्रों क्या करना है? आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और इसके साथ ही सीधे टेलीग्राम चैनल पे ऑफिशियल एग्ज़ामोफोबिया से सर्च कर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मित्रों आपका एग्ज़ाम आने वाला है और शीघ्र ही आप उस एग्ज़ाम में अपनी सफलता के झंडे गाड़ें। इसी इरादे से हम लोगों का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सारे पेपरों को अपलोड कर दिया जाए और शीघ्र ही हम सभी संस्थानों के पेपर हमारे चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप उन्हें वहां से सॉल्व कर सकते हैं और उनके आंसर सहित उन्हें देख सकते हैं। ओके बच्चों, मन लगा के पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।